हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पादप कोशिका के विषय में दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में जंतु कोशिका के विषय में बात किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पादप कोशिका के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लांट सेल के विषय में बात करेंगे कि प्लांट सेल आखिर क्या होती है और दोस्तों मतलब प्लांट सेल के कौन-कौन से भाग होते हैं, प्लांट सेल के कौन-कौन से अवयव होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट प्लांट सेल के विषय पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम पादप कोशिका के विषय में कंप्लीट पढ़ाएँगे और ये हमारी दोस्तों क्लास 2 वीडियो होगा। कौन-सा? तो दोस्तों ये हमारी क्लास 2 होगी और हमने इसके पिछले वीडियो में क्लास 1 वीडियो अपलोड कर दिया है और जिसमें दोस्तों हमने जंतु कोशिका के विषय में बात किया था। आज के वीडियो में हम दोस्तों पादप कोशिका के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम कोशिका की, तो कोशिका को दोस्तों 2 भागों में बाँटा गया है। एक कोशिका होती जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका। तो अगर हम बात करें दोस्तों जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में मानव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और दोस्तों पादप कोशिका में पेड़-पौधों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं अगर हम दोस्तों बात करें कि जो भी दोस्तों जंतु कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका का जो आकार होता है वो गोल होता है और जो पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका का जो आकार होता है वो चौकोर होता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका के विषय में बात किया है कि जंतु कोशिका दोस्तों जो होती है वो मानव की कोशिका होती जंतुओं की कोशिका होती है। जितने मानव और जंतुओं की कोशिकाएँ होती हैं, वे सब जंतु कोशिका होती हैं। और वहीं बात करें दोस्तों पादप कोशिका, तो पेड़-पौधों की जो भी कोशिकाएँ होती हैं, वो पादप कोशिकाएँ होती हैं। तो जंतु कोशिका का जो आकार होता है वो गोल होता है और पादप कोशिका का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो पादप कोशिका का जो आकार होता है वो चौकोर होता है। तो ये सभी दोस्तों कोशिकाएँ जो होती हैं, तो ये सभी कोशिकाएँ यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था कि जो कोशिकाएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो जितने भी मानव की कोशिकाएँ हैं, पेड़-पौधों की कोशिकाएँ हैं, वे सभी कोशिकाएँ यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। तो अपन लोग दोस्तों पेड़-पौधे, पशु-पक्षी जितने भी होते हैं, ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं और जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, ये दोस्तों विकसित कोशिकाएँ होती हैं। एक प्रकार से दोस्तों विकासशील कोशिकाएँ होती हैं और विकसित कोशिकाएँ होती हैं और जो भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, वो अविकसित कोशिकाएँ होती हैं और वो सभी कोशिकाएँ एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं और जितनी भी दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं, वो पूर्ण विकसित कोशिकाएँ होती हैं और उनमें केंद्रक भी पाया जाता है। इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर बात किया कि इनका जो आकार होता है वो गोल होता है और इनका जो आकार होता कैसा होता है, तो इनका आकार चौकोर होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन-कौन से मुख्य भाग होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि दोस्तों जंतु कोशिका के कौन-कौन से भाग होते हैं और पादप कोशिका के कौन-कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जंतु कोशिका में क्या होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या? तो दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका की सुरक्षा करती है बाहर से। और वहीं अगर हम दोस्तों पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वहीं अगर हम दोस्तों जंतु कोशिका की बात करें, तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का दोस्तों काम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या होता है दोस्तों? तो जो सेंट्रोसोम होता है, तो सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वो होता है कोशिका का विभाजन करना। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी पादप कोशिकाएँ होती हैं, तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये एक बेसिक अंतर होता है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिकाओं का डिवाइड करना और कोशिकाओं का विभाजन करना। और जो भी दोस्तों ये कोशिका होती है, मतलब जो भी पादप कोशिकाएँ होती हैं, तो पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये तो इसके बाद दोस्तों इसका जो तीसरा अवयव होता है, उसका नाम है दोस्तों अंतःद्रव्य जालिका। इसको बोलते हैं दोस्तों प्लाज़्मिक रेटिकुलम। तो जो भी एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, वो पादप कोशिका में तो पाया जाता है और यह दोस्तों
और मतलब कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, और गोल्गी का या गोल्जी बॉडी, तो गोल्गी का या गोल्जी बॉडी दोस्तों यह भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम दोस्तों दोनों में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें लवक की, तो लवक दोस्तों यह दोस्तों जो लवक होता है, ये लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन ये लवक दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों बात करें और अगर लवक की, तो जो लवक होता है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो लवक होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अभी दोस्तों हम इनके बारे में डीपली से पढ़ेंगे। अभी जहाँ पर जो भी हम यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी हम इसके बारे में डीपली से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम दोनों कोशिकाओं के बारे में एक एक बेसिक अंतर को देख रहे हैं कि दोनों कोशिकाओं में आखिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, और दोनों कोशिकाओं में कौन कौन सा अंतर है, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो लवक होता है वो जंतु कोशिका में नहीं होता, लेकिन जो लवक होता है वो मतलब कि दोस्तों पादप कोशिकाओं में होता है। इसके बाद दोस्तों आता है वैक्यूल्स, तो जो भी रसधानी है ना, जो भी रसधानी होती है वैक्यूल्स होती हैं, तो वैक्यूल्स ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और दोस्तों बात करें कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में छोटे होते हैं, और दो पादप कोशिकाओं में बड़े होते हैं, और केंद्रक दोस्तों दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको दोनों कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद यहाँ पर हमको मतलब किस जानकारी के बारे में हमको बातचीत पता चली है। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया है, तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद कौन सा डिफरेंस या कौन सा बेसिक अंतर दोनों कोशिकाओं के बारे में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों पहला जो अंतर देखने को मिलता है, जो सेंट्रोसोम होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो लवक होते हैं, तो लवक दोस्तों जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं, लेकिन जो लवक होते हैं वो पादप कोशिकाओं में होते हैं। और दोस्तों जो हमको तीसरा अंतर देखने को मिला है वो है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में छोटे होते हैं, और लेकिन दोस्तों जो वैक्यूल्स होती हैं वो पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हमको दोस्तों दोनों प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद हमको यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस जानने को मिला है कि यहाँ पर दोनों कोशिकाओं में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो है सेंट्रोसोम का, लवक का और वैक्यूल्स का। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पादप कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों पादप कोशिका की संरचना होती है वह कैसी होती है, तो आयताकार होती है। और इसकी दोस्तों अगर हम डायग्राम की बात करें कि पादप कोशिका दिखती कैसी है, दोस्तों पादप कोशिका जो होती है वो एक प्रकार से आयताकार होती है, और जो जंतु कोशिका होती है वह दोस्तों गोल होती है। तो पादप कोशिका आयताकार होती है और जंतु कोशिका गोल होती है। यहाँ पर हम दोस्तों पादप कोशिका के डायग्राम को आप दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया कि पादप कोशिका का डायग्राम कैसा होता है। दोस्तों पादप कोशिका होती है वह एक प्रकार से आयताकार होती, चौकोर होती है। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, और केंद्रक होता है। तो अभी दोस्तों हमने केवल यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है कि आखिर जो पादप कोशिका होती है वो दिखती कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों पादप कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें भी इसके जो अवयव होते हैं, इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो इसी कोशिका के अंदर बंद होते हैं, और एक प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि पादप कोशिका में कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसके मुख्य भाग होते हैं, अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें कि पादप कोशिका के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, या पादप कोशिका के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी काय पाया जाता है, लाइसोसोम होता है, लवक होता है, वैक्यूल्स होते हैं, और केंद्रक होता है। केवल यहाँ पर दोस्तों पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो भी पादप कोशिका के मेन पार्ट है, मुख्य भाग हैं, इसके बारे में दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि कौन कौन से भाग, कौन कौन से पार्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों सेंट्रोसोम जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
तो इसके बाद दोस्तों जो भी कंपोनेंट पादप कोश के अंदर पाए जाते हैं, जो भी दोस्तों पार्ट पादप कोशिका में होते हैं, उनके बारे में अब हम डीपली से पढ़ते हैं कि आखिर जो भी कंपोनेंट या पार्ट पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों पादप कोशिका में मतलब पादप कोशिका में सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति का दोस्तों कार्य क्या होता है, तो यह एक प्रकार से कोशिका की दीवार होती है और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जितनी भी दोस्तों जंतु कोशिका होती है में तो दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों बात करें अगर हम कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये एक प्रकार से कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों क्या होती है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो एक प्रकार से दोस्तों कोशिका को बाहरी खतरों से बचाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है और ये एक प्रकार से कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्रव्य जाल का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोस्तों कार्य क्या होता है, यह भी पादप कोशिका में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और इसका दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है कि यह कोशिका का कंकाल होता है। क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह कोशिका का कंकाल होता है और इसके दोस्तों दो भाग होते हैं। इसका जो मतलब ऊपरी भाग होता है वो चिकना होता है और इसका जो निचला भाग होता है वो खुरदरा होता है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका दोस्तों मुख्य कार्य होता है कोशिका का कंकाल होता है। यह एक प्रकार से कोशिका को स्टेबल रखता है और कोशिका को दोस्तों ये आकार देने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसकी जो संरचना होती है वो नलिका युक्त होती है। दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह एक प्रकार से दोस्तों नलिका युक्त इसकी संरचना होती है और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चिकना होता है और ये वसा का बना होता है और इसका जो नीचे का भाग होता है वो खुरदरा होता है और ये प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राइबोसोम की, कि राइबोसोम का कार्य कोशिका में क्या होता है। दोस्तों राइबोसोम का कार्य जो होता है यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और ये 70S और 80S प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम का दोस्तों मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम के बारे में जब कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको केवल मात्र इतना याद रखना कि राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना और इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है और इसको दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और ये 70S और 80S प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। कोशिका के अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों गोल्जी काय का कार्य क्या होता है कोशिका में, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम का दोस्तों कार्य क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर बात किया था कि दोस्तों राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मेन कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो उस प्रोटीन को ले जाने का कौन कार्य करता है, उस प्रोटीन को ले जाने का कार्य करता है कौन, गोल्जी काय। गोल्जी काय का दोस्तों मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को ले जाना। मतलब कि राइबोसोम ने कोशिका के अंदर जो भी प्रोटीन बनाया है उस प्रोटीन को राइबोसोम से मंगा करके गोल्जी काय शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये कार्य दोस्तों किसका होता है, ये कार्य गोल्जी काय का होता है या गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को ले जाना और प्रोटीन को दोस्तों बांट देना, यही कार्य होता है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लाइसोसोम की कि दोस्तों लाइसोसोम का कोशिका के अंदर कौन-सा कार्य होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसका जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है, ये मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना इसका मेन कार्य होता है। दोस्तों लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, वो होता है दोस्तों मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर देना। जब दोस्तों आपके शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है और चोट लगने के दौरान उस भाग की जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं, मर जाती हैं। तो जब वे कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं या मर जाती हैं, तो उन दोस्तों मरी हुई कोशिकाओं को हटाने का कार्य कौन करता है? तो मरी हुई कोशिकाओं को हटाने का कार्य करता है दोस्तों लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह कोशिकाओं को एक प्रकार से मार देता है और कोशिकाओं को हटा देता है। फिर वहाँ पर एक प्रकार से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लवक की, कि लवक दोस्तों यह क्या होता है? यही दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका का दोस्तों सबसे फ़ेवरेट और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है लवक और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो लवक होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो दोस्तों लवक होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। तो लवक कितने प्रकार का होता है? लवक 3 प्रकार का होता है और लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम हरित लवक की, कि हरित लवक आखिर क्या होता है? तो दोस्तों यह हरे रंग का होता है और हरित लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो अगर दोस्तों पौधों या पेड़-पौधों में अगर दोस्तों हरित लवक पाया जाता है, तो हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है, वो दोस्तों होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करवाना और जब किसी पौधे में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब उस पौधे के लिए दोस्तों भोजन का निर्माण होता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें क्लोरोफिल की या हरित लवक की, तो हरित लवक का दोस्तों कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना। इसीलिए दोस्तों इसको पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है और यह दोस्तों केवल पत्तियों में हरित लवक होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अवर्णी लवक की, कि अवर्णी लवक क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह दोस्तों एक प्रकार से रंगहीन लवक होता क्या होता है? तो अवर्णी लवक नाम से ही स्पष्ट है कि अवर्णी लवक एक प्रकार से रंगहीन लवक होता है और यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश जहाँ पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर अवर्णी लवक पाया जाता है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे कि अवर्णी लवक कहाँ पर पाया जाता है? तो अवर्णी लवक दोस्तों पेड़-पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर अवर्णी लवक पाया जाता है और दोस्तों अवर्णी लवक एक प्रकार से जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो अवर्णी लवक जो होता है, वो एक प्रकार से जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वर्णी लवक की, दोस्तों वर्णी लवक क्या होता है? तो वर्णी लवक एक प्रकार से दोस्तों रंगीन लवक होता है। तो वर्णी लवक क्या होता है? वर्णी लवक रंगीन लवक होता है और यह पुष्प और बीजों में पाया जाता है। दोस्तों वर्णी लवक के कारण ही किसी भी पौधे के पुष्पों का रंग तय होता है, उसके बीजों का रंग तय होता है। जितने भी दोस्तों पौधे में रंगीन भाग दिखता है, उस सब का मतलब होता है कि उस पौधे में वर्णी लवक है। तो वर्णी लवक के कारण ही मतलब फूलों का रंग लाल होता है, पीला होता है और हरा होता है। उसके दोस्तों बीजों का जो रंग होता है वो तय होता है। किसी प्रकार के बीज ब्राउन होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो इस सब का कारण होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक के कारण ही इस प्रकार के बीजों और पुष्पों का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन नामक लवक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और दोस्तों गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है जिसके कारण गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और दोस्तों चुकंदर का जो रंग लाल होता है वो बीटा-टीन के कारण होता है। तो चुकंदर में बीटा-टीन पाया जाता है जिसके कारण चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, कि वैक्यूल्स क्या होते हैं या रसधानी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स का अर्थ होता है
पानी को स्टोर करना। मतलब जो भी रसधानी है, उसका मेन कार्य होता है पानी को स्टोर करना। मतलब कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है पानी को स्टोर करना। मतलब पानी को स्टोर करना इनका मुख्य कार्य होता है। और जो दोस्तों वैक्यूल्स होते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जंतु कोशिका में छोटे होते हैं, केवल 10% भाग पर ही ये पाए जाते। जंतु कोशिका में दोस्तों जो पानी स्टोर होता है, वह मात्र 10% हिस्से पर ही पानी का स्टोर होता है। और ये एक प्रकार से दोस्तों जंतु कोशिका में छोटे होते हैं। और वहीं अगर दोस्तों बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में ये बड़े होते हैं और ये दोस्तों 90% तक पानी को स्टोर कर लेती हैं। तो वैक्यूल्स दोस्तों जंतु कोशिका में छोटे होते हैं और पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं। वैक्यूल्स का दोस्तों मुख्य कार्य होता है पानी को स्टोर करना। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भी वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स की जो दोस्तों झिल्ली होती है, उसको टेनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल्स जो जो दोस्तों वैक्यूल्स अपनी इकहरी झिल्ली से आपस में घिरे होते हैं, तो उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? उस झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रक की कि केंद्रक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो केंद्रक को दोस्तों न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और यह कोशिका का हेडमास्टर होता है। तो केंद्रक क्या होता है दोस्तों? केंद्रक कोशिका का हेडमास्टर होता है। पूरी कोशिका को चलाना केंद्रक का कार्य होता है। केंद्रक दोस्तों जितने भी कोशिका के अंदर भाग हैं, जितने भी कोशिका के अंदर कंपोनेंट, चाहे चाहे वो लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, मतलब कि जितने भी कोशिका के अंदर के पार्ट हैं, तो उन पार्टों को जो दोस्तों आदेश देता है वो कौन देता है? तो उन पार्टों को आदेश केंद्रक देता है। केंद्रक के माध्यम से वे सारे पार्ट दोस्तों ऑपरेट किए जाते हैं। और दोस्तों बात करें तो पूरी कोशिका को संचालित करना केंद्रक का कार्य होता है। मतलब पूरी कोशिका को संचालित करना किसका कार्य होता है? तो पूरी कोशिका को संचालित करना ये केंद्रक का कार्य होता है। दोस्तों जो केंद्रक होता है ना? जो केंद्रक होता है वो दोस्तों राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे गोल्गी का हो, तो इन सभी को आदेश देता है। दोस्तों इन सभी को आदेश देता है और इन सभी में अपना कंट्रोल स्थापित करता है। तो ये दोस्तों होता है केंद्रक। दोस्तों मतलब आज के वीडियो में आशा करते हैं कि आपको प्लांट सेल बहुत ही डीपली से समझ में आई होगी। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में सेल डिवीज़न के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों हम इसके के अगले वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।